Arabic Subject Sector, Department of Political Science from Government Degree College बोधन। आज दूसरी जंग अज़ीम के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम के असबाब या वजूहात और इसके नताइज क्या हुए। वर्ल्ड वार सेकंड, रीजन्स एंड इट्स रिजल्ट, आलम पर किस तरह से हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी आलमी जंग 1949 से 1945 तक ये जंग वाक़ई हुई। ये जंग इंसानियत के लिए ख़तरनाक जंग साबित हुई। दरअसल ये जंग होने के पीछे जो रीज़न था वो जर्मनी की इंतकामी कार्रवाई था। तो देखिए, जर्मनी की इंतकामी रिवेंज लेना बोलकर जो इंतकाम था जर्मनी का, इसकी वजह से अहम असबाब था जो दूसरी जंग अज़ीम वाक़ई हुई। तो देखिए, हम आज दूसरी जंग अज़ीम के असबाब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दूसरी जंग अज़ीम के असबाब में वर्सल्स मुआहदे के बारे में पढ़ेंगे। पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद एक मुआहदा हुआ 1919 ईस्वी में। वो मुआहदा के 28 जून 1919 में वर्सल्स महल में, जो फ्रांस में वाक़ है, अमन कॉन्फ्रेंस के नाम पर, कहाँ पर 28 जून 1919 को महल वर्सल्स में अमन कॉन्फ्रेंस वाक़ हुई। इस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के 5 फतेह ताकतों जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान ने शिरकत की थी। तो पहली जंग अज़ीम का मकसद असबाब में वर्सल्स मुआहदा है, जो 28 जून 1919 में महल वर्सल्स में अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पहली जंग अज़ीम के फतेह ताकतें थी जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान शिरकत की थी। और वर्सल्स मुआहदे को अक़वाम ने जर्मनी पर ज़बरदस्ती शराइत नाफिज की। ये फतेह कौमें इस अमन कॉन्फ्रेंस मुआहदे के ज़रिए, वर्सल्स मुआहदे के ज़रिए जर्मनी को ज़बरदस्ती शराइत नाफिज की। वो शराइत के मुताबिक पहली जर्मनी अफ्रीका की नवाबादियात को वापस कर दे, पहली आबादियात जो अफ्रीका की थी उसको वापस कर दे, जो जर्मनी ने 1880 ईस्वी में उस पर कब्ज़ा किया था। और इसी तरह से अल्साक और लॉरेंस फ्रांस को वापस कर दे, जो फ्रांस के अल्साक और लॉरेंस जो लोहे और कोयले के ज़खायर हैं, वो 1871 में जर्मनी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो यहाँ पर जर्मनी के नवाबादियात पूरे ख़त्म किए गए और जो भी इलाके पर कब्ज़ा था वो इलाके उन लोगों को दे दिए गए और अपनी फ़ौज
बर्री बहरी और फौजी ताकत को कम करें। जंगी जहाज़ दर्जन टोरेंडो कश्तियों को कम करें। इस तरह से माशी तहदीदात, फौजी तहदीदात और कई जो है ना शराइत के साथ वर्सल्स माहिदा जर्मनी के साथ किया गया। तो देखिए इस तरह से ये एक असबाब है जो पहली जंग अज़ीम होने का सबब बना। इसके बाद आमीरियत का उरूज और नज़रियात का टकराव। तो यहाँ पर देखिए पहली जंग अज़ीम के बाद जर्मनी, इटली और जापान में डिक्टेटरशिप कायम हुई। जर्मनी, इटली और जापान में डिक्टेटरशिप कायम हुई। 1922 ईस्वी में यूनान तुर्की की खिलाफत बर्खास्त हुई। नाज़िज़्म जर्मनी में, फाशिज़्म इटली में और फ्रांको के तहत स्पेन में फौजी आमीरियत कायम हुई। तो यहाँ पर देखिए डिक्टेटरशिप या आमीरियत कायम होने के पीछे कहाँ पर इटली और जापान और जर्मनी में डिक्टेटरशिप कायम होने की वजह से वहाँ पर जो है ना जंग होने की वजह बना और स्पेन में आमीरियत कायम हुई। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका जमहूरी निज़ाम के हामिल ममालिक थे। इस तरह से एक तरफ डिक्टेटरशिप थी और दूसरी तरफ जमहूरी निज़ाम था। तो इस तरह से दोनों में नज़रियात के हिसाब से टकराव, एक डिक्टेटरशिप और एक जमहूरियत, दोनों के नज़रियात अलहदा। तो इस तरह से एक दूसरे के नज़रियात का टकराव हुआ। इसलिए मुसोलिनी ने खुले आम कह दिया था, या हम या वो, तमाम इंसानी हुकूक़ पामाल हो गए। इस तरह से तमाम इंसानी हुकूक़ पामाल हो गए और जंग होने की वजह बने। एक तो डिक्टेटरशिप और एक तरफ डिक्टेटरशिप और एक तरफ जमहूरियत, ये दोनों के नज़रियात की टकराव की वजह से जंग हुई। इसी लिहाज से खुश आमद पॉलिसी, नाज उठाने की पॉलिसी, दुनिया की अहम ताकतों की जानिब से जारह ममालिक, हम इससे पहले ही बोले जारह ममालिक से मुराद है ज़बरदस्ती जाबराना तौर पर किसी मुल्क में घुसकर हमला करना जारह मुल्क कहलाता है। तो जारह ममालिक के बारे में इख्तियार करदा नाज उठाने की पॉलिसी दूसरी आलमगीर जंग का एक अहम सबब बनी। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी, इटली और जापान वगैरह की जानिब से बैनुल-अक़वामी मुआहदात की खुली खिलाफ वर्जी और जारहियत को गवारा किया। यानी कि देखिए खुशामद पॉलिसी, नाज उठाने की पॉलिसी। जर्मनी यानी जारह ममालिक ने बैनुल-अक़वामी सतह पर जो भी बैनुल-अक़वामी माहदे थे, उस माहदे की खिलाफ वर्जी पर भी खामोशी ज़ाहिर की, जिसकी वजह से जो जारह कौमें यानी कि जर्मनी, इटली, जापान मुल्कों ने और माहदे की खिलाफ वर्जी करने लगे, जिसकी वजह से जंग होने का सबब बना। इसी तरह से जंगी ख़ीमों में यूरोप की तक़सीम,
तो देखिए जंगी खीमों में यूरोप की तकसीम 20वीं सदी तक 20वीं सदी में माहिदात हुए, कई माहिदात हुए, जैसा कि जापान के साथ जर्मनी को मिंत्रन माहिदा 1936 में रूस के ख़िलाफ़ हुआ। जापान और जर्मनी एक माहिदे के तहत रूस के ख़िलाफ़ किए एक माहिदा 1936 में, उसको कहते हैं कोमेंत्रन माहिदा 1936 में हुआ। मसोलिनी भी इसमें शरीक हुआ। मसोलिनी ने क्या किया, इस माहिदे में शरीक हुआ। इस तरह रोम, बर्लिन, टोक्यो महवर कायम हुआ। रोम, बर्लिन, टोक्यो महवर जो मुल्क के सदर मुकाम हैं इस माहिदे के, उनके नाम पर ये महवर का नाम रखा गया। इस तरह से रोम, बर्लिन, टोक्यो महवर के तौर पर ये माहिदा हुआ। इससे निपटने के लिए इस तीन कौमों या 3 ममालिक के माहिदे से निपटने के लिए, उसको कमज़ोर बनाने के लिए बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस में इत्तेहाद कायम हुआ। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका में इत्तेहाद कायम हुआ। इस तरह से पोशीदा माहिदात किए गए। तो ये शकूक की वजह से पोशीदा माहिदात यानी कि वर्सल्स माहिदे के तहत खुफिया माहिदात नहीं किए जाएंगे बगैर उसमें माहिदे में था, लेकिन उस माहिदे को नज़रअंदाज करते हुए खुफिया माहिदे या फिर पोशीदा माहिदे किए जाने लगे ममालिक के दरमियान। इस तरह से ममालिक के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ या फिर ममालिक के दरमियान जो है ना एक तशवीश हालात पैदा हुई कि ममालिक अंदरूनी तौर पर माहिदात कर रहे हैं और दूसरे ममालिक के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इस तरह से इस शक की वजह से ममालिक अपने आप को डिफेंस करने के लिए जो है ना माहिदात करने लगे। इसी तरह से जर्मनी की इंतहा पसंद कौमियत, तो यहाँ पर देखिए जर्मन कौम खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करना चाहती थी, क्योंकि पहली जंग अज़ीम में जर्मनी को कसूरवार ठहराया गया और उसको वर्सल्स माहिदे के ज़रिए कई तहदीदात लगाई गई। जिसके बाद क्या हुआ, जब हिटलर इक़्तिदार पर आया तब हिटलर ने कौमी जज्बात का इस्तेमाल किया, यानी कि मुल्क को इत्तेहाद और कौमी जज्बात का इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद पैदा किया और एक बड़ी फ़ौज बनाई और कौमी जज्बात का इस्तेमाल करते हुए बड़ी फ़ौज बनाने में कामयाब हुआ। राइन और ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा किया, फिर चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा किया। इस तरह से एक के बाद एक इलाक़े पर कब्ज़ा करते हुए राइन और ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा किया, फिर चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा किया। इस तरह से इटली की खारिजा पॉलिसी 1922 में मुसोलिनी ने फाशिस्ट आमीरियत कायम की। इटली की खारिजा पॉलिसी 1922 में मुसोलिनी ने फाशिस्ट
फाशिस्ट आमिरत कायम की, बरतानिया और फ्रांस से बदला लेना चाहा। इसके लिए फौजी तरबियत और असलाह जमा करना शुरू किया। इसी तरह से माशी कसाद बाजारी 1930 ईस्वी में सारे यूरोप में अफरात ज़र और बेरोज़गारी फैल गई। यूरोप के तमाम ममालिक में अफरात ज़र और बेरोज़गारी फैल गई, बढ़ गई, और ममालिक अपनी आवाम को बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो है ना हथियार साजी का काम शुरू किया और फ़ौज में मुलाजिमत दी जाने लगी। आवाम बेरोज़गारी से बचने के लिए फ़ौज में भर्ती होने लगे और फ़ौजी बने। आवाम पूरी फ़ौजी ताकतें बनी। आवाम फ़ौज में भर्ती हुए और ममालिक फ़ौजी ममालिक बन गए, जिसकी वजह से तमाम क़ौमें जो है ना फ़ौजी क़ौमें कहलाई और इस तरह जंग शुरू होने का सबब बने। इसी लिहाज से लीग ऑफ नेशन, मजलिस अक़वाम, लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 जो पहली जंग अज़ीम के बाद एक बैनुल अक़वामी तंज़ीम कायम हुई, जो 10 जनवरी 1920 में कायम हुई। इसका मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक के दरमियान जंगों को रोकना और ममालिक के दरमियान जो भी तनाज़ात हैं उन तनाज़ात को आपसी अमन भाईचारगी के साथ अमन के साथ भाईचारगी के साथ उस तनाज़े को दूर करना। इस तरह से लेकिन मजलिस अक़वाम, लीग ऑफ नेशन जो तंज़ीम है, वो तंज़ीम को में मेंबर ममालिक ने भी इस लीग की बात को ना माना, इनकार किया। कोई भी ममालिक लीग की बात पर अमल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम होने से लीग ऑफ नेशन, मजलिस अक़वाम नहीं रोक सकी। लीग कमज़ोर पड़ गई, दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई। इसी लिहाज से मेंबरों की अलहदगी जंग की वजह बन गई। मेंबरों की अलहदगी 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का जर्मनी में इंज़िमाम और फिर बरतानिया और फ्रांस का ऐलान जंग, इन सब में लीग बेबस व लाचार तमाशाई बनी रही। यानी कि मेंबर मुल्क भी जो है ना लीग का साथ नहीं दिए, लीग का कहना नहीं माने, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीग तमाशाई बनी रही, लाचार व तमाशाई बनी रही और दूसरी जंग अज़ीम इस तरह से वाक़ई हुई। नेक्स्ट है जर्मन, इटली और जापान महवर। जर्मन, इटली और जापान महवर। हिटलर की अहम कामयाबी
इटली, जापान और जर्मनी में इत्तेहाद। हिटलर ने अहम कामयाबी हासिल की, इटली, जापान और जर्मनी को इत्तेहाद किया। और हिटलर ऐसी खारिजा पॉलिसी बनाई जो यूरोप की तारीख में बड़ी दिलचस्प है। ऐसी ही पॉलिसी को भी मसोलिनी को भी सिखाया, जो ब्लैकमेल की पॉलिसी। जैसे इब्तिदा में ऑस्ट्रिया की आज़ादी पर इटली, बरतानिया और फ्रांस के साथ था। जर्मनी ऑस्ट्रिया की आज़ादी पर इटली, बरतानिया और फ्रांस के साथ था, मगर अबीसीना हमले ने हिटलर ने मसोलिनी की तायद की। इसी दौर में यानी 1936 में अपनी खाना जंगी में इटली ने मदाखलत की। इस तरह इटली की मगरिब से दूरी कायम हुई और हिटलर को सुनहरा मौका हाथ आ गया और मसोलिनी को वही तरकीब सिखाई जो जर्मनी ने इख्तियार की थी, यानी फ्रांस और बरतानिया को ब्लैकमेल करने की तरकीब। इटली और जर्मन के वज़ीर ख़ारिजा ने बर्लिन में पोशीदा अक्टूबर प्रोटोकॉल हुआ। इन दोनों के दरमियान लीग ऑफ नेशन, इथियोपिया, स्पेन और वगैरह के राय कायम हुए। इस तरह से जर्मनी ने मुसोलिनी को फ्रांस और बरतानिया के दरमियान ब्लैकमेल किया और कामयाब हुआ। इसी तरह से पोलैंड पर जर्मनी का हमला। 1919 ईस्वी से पोलैंड और जर्मन ताल्लुकात भी बड़े दिलचस्प रहे हैं। 1933 तक इनमें आपसी दुश्मनी थी। 1934 ईस्वी में नाजंग माहिदा का ऐलान किया और जर्मनी ने कहा कि चेकोस्लोवाकिया मसले के बाद जर्मनी का कोई आलमी मसला नहीं रहेगा। इधर पोलैंड का अलमिया था कि ये बैक वक्त रूस और जर्मनी दोनों से अलहदगी चाहता था और फिर 1949 को जर्मन फौज एक बहाने से पोलैंड पर हमला कर देती है। बरतानिया की शराइत की तकमील जर्मन फौज करती है, लेकिन जर्मन फौज की वापसी यानी कि 1939 में जर्मनी पोलैंड पर हमला करती है, बरतानिया के शराइत पूरी करते हुए। जो भी शर्त बरतानिया ने रखी थी उसकी शर्त को पूरा करते हुए जर्मनी 1949 में पोलैंड पर हमला करती है और जब जर्मनी फतेह होकर पोलैंड पर फतेह कर कब्जा कर वापस लौटता है, उस वक्त बरतानिया ऐलान जंग कर देता है। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाती है। इस
خطرناک جنگ جس میں تمام عالم کے ممالک شریک ہوتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک جنگ جو پہلی جنگ عظیم سے بھی بھیانک نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو اسباب ہم جو ذیل میں اسباب پڑھے، وہ تمام اسباب دوسری جنگ عظیم کے اسباب ہیں۔ اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم کے نتائج کیا سامنے آئے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کے نتائج میں جرمن کو اتحادی طاقتوں سے تقسیم کرایا اور اس کے جنگی ہتھیار حاصل کر لیے۔ تو یہاں پر دیکھیے، جرمن کو اتحادی طاقتوں نے جرمنی کی تقسیم عمل میں آئی اور اس کے جنگی ہتھیار تمام حاصل کر لیے۔ اس طرح سے جرمنی ٹوٹلی تہس نہس، علاقائی تقسیم، جرمنی کے علاقائی تقسیم اور جنگی ہتھیار پورے پر اتحادی طاقتوں نے حاصل کر لیے تھے۔ اسی طرح سے اس جنگ میں انسانی جانوں، ذرائع ابلاغ اور شہری صنعتیں اور فصلیں تباہ و تاراج ہو گئیں۔ بیجا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، ذرائع ابلاغ نقصان ہو، تباہ کن ہو گیا، شہری صنعتیں، انڈسٹری تھی، پورے تباہ و تاراج ہو گئی اور فصلیں بھی تباہ ہو گئی۔ اس طرح سے پہلی جنگ عظیم سے بھی خطرناک یہ جنگ کہلائی اور معاشی تعاون کی راہیں بند کر دی گئی۔ جرمنی کو معاشی تعاون کی راہیں تمام ممالک بند کر دیے، قومیت کا فروغ ہوا، قومی مملکتیں بننے لگیں، جیسا افریقی ایشیائی ممالک آزادی حاصل کیے، مثلاً ہندوستان اور پاکستان وغیرہ نئے ممالک جو نوآبادیات کو زوال واقع ہوا اور نئے ممالک آزادی حاصل کر انڈیپینڈنٹ کنٹری جیسے ہندوستان اور پاکستان ممالک بنے۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد لیگ ناکام ہونے کی وجہ سے، لیگ وہیں پر پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک ہی ناکام ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جگہ پر ایک بین الاقوامی تنظیم UNO کا قیام عمل میں آیا۔ 24 اکتوبر 1945 کو قیام عمل میں آیا اور اس کا مقصد جو لیگ آف نیشن ہے کی جگہ پر اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، تاکہ ممالک کے درمیان
दूसरी इस तरह की जंग फिर से एक बार ना हो ममालिक के दरमियान, क्योंकि ममालिक जंगों से बदज़न हो गए थे। इस्लाह में तख़फ़ीफ़ कई क़वानीन इस तरह के हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कई क़वानीन बने जो तख़फ़ीफ़ इस्लाह, ममालिक के दरमियान इस्लाह को कम करना, इस्लाह सिर्फ डिफेंस, इस्लाह सिर्फ जो है ना डिफेंस के लिए ही रखना, ना कि जारे दूसरे ममालिक पर जंग के लिए। इस तरह से दूसरे जंग अज़ीम के बाद एक अक़वाम मुत्तहिदा क़ायम किया गया और अमेरिका और रूस बड़े ममालिक, अमेरिका सरमायादार ममालिक और रूस कम्युनिज़म नज़रियात। अमेरिका और रूस दोनों के नज़रियात सरमायादार और एक कम्युनिस्ट, इस तरह से आलमी सतह पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी सतह पर दो नज़रियात, अलग अलग नज़रियात के टकराव की वजह से फिर से ममालिक के दरमियान सर्द जंग जैसा माहौल से मुराद क्या है, यानी कि जंग ना होते हुए भी जंग जैसा माहौल, ऐसा मालूम होता है कि नेक्स्ट जंग होने वाली है, इस तरह का माहौल दिखता है, इसको सर्द जंग कहते हैं। इसलिए ममालिक क्या करते हैं बोले तो इस खौफ से, सर्द जंग के खौफ से ममालिक इस्लाह जमा करना, इस्लाह बढ़ाना जारी रखते हैं। इसलिए अमेरिका और सरमायादार और कम्युनिस्ट ममालिक एक दूसरे की नज़रिए की टकराव की वजह से दुनिया में सर्द जंग जैसा माहौल शुरू हुआ। इसी तरह से जमहूरी ममालिक, यानी कि जमहूरी ममालिक ही फलाही ममलिकत का तस्वुर पैदा हुआ। यानी कि देखिए आमीरियत और जमहूरियत की नज़रियाती जंग शुरू हुई और जमहूरियत ही कामयाब हुई। यानी कि ममालिक आमीरियत का ज़वाल होना शुरू हुआ और मॉडर्न कंट्रीज़, नए ममालिक, एशिया अफ्रीका के ममालिक आज़ादियाँ हासिल करने लगे और अपने आप को जमहूरी मुल्क बनाने लगे, जिसकी वजह से आमीरियत का ज़वाल होना शुरू हुआ और जमहूरी ममलिकतें एक फलाही ममलिकत के तौर पर सामने आगे आई, बढ़ती चले गई। आज भी जमहूरी ममलिकत ही एक फलाही ममलिकत का तौर पर जानी जाती है। इसी तरह से मजलिस अक़वाम को ज़वाल, दूसरी जंग अज़ीम का शुरू होना ही मजलिस अक़वाम का ज़वाल है। जो मजलिस अक़वाम जो 10 जनवरी 1920 को क़ायम हुई पहली जंग अज़ीम के बाद में दूसरे जंग अज़ीम को रोकने में या फिर मेंबर ममालिक ही इस लीग की बात को इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, नहीं माने।
جس کی وجہ سے مجلس اقوام زوال ہوا، اقوام کو زوال ہوا، لیگ آف نیشن کا زوال ہوا، اور اس کی جگہ پر اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 کو قائم کیا گیا۔ اس طرح سے تیسری دنیا کے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس طرح سے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو بلاکس، سرمایہ دار اور ایک کمیونزم، سرمایہ دار کی صدارت امریکہ اور کمیونزم کی صدارت رشیا، روس کر رہا تھا، تو سرد جنگ جیسا ماحول پیدا ہو رہا تھا، تب تیسری دنیا کے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور یہ تیسری دنیا کے ممالک کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے جو دو بلاکوں میں چھایا ہوا خوف، دنیا پہ چھایا ہوا خوف، ڈر، دو نظریات کے خلاف ایک بیلنس پاور کے طور پر تیسری دنیا کے ممالک اپنے آپ کی پالیسی سے، نان الائنمنٹ موومنٹ کی پالیسی کی وجہ سے اس دنیا میں چھائے ہوئے سرد جنگ کے ماحول کو تیسری دنیا کے ممالک نے کمی کی۔ اس طرح سے تیسری دنیا کے ممالک جو ہے نا، دوسری اس طرح کی جنگ نہ ہو ممالک کے درمیان، اس لیے یہ ممالک اپنے آپ کو دونوں بلاکس، دونوں حلقوں سے علیحدگی چاہے، اور یہ نئے بننے والے تیسری دنیا کے ممالک اپنے آپ کو ان دونوں بلاکوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے ایک نان الائنمنٹ موومنٹ کے طور پر غیر جانبداریت کو اپنایا، جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو حالات، سرد جنگ کے جیسے حالات پیدا ہوئے تھے، اس کو روکنے میں تیسری دنیا کے ممالک نے بہت اہم رول ادا کیا، جس کی وجہ سے نئے تیسری دنیا کے ممالک ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے تھے، اور یہ ممالک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی بین الاقوامی سطح پر اور اقوام متحدہ میں اہم رول ادا کرنے لگے کہ ممالک کے درمیان جنگوں کو روکنے میں جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے جو بھیانک حالات تھے، اس حالات کو سمجھتے ہوئے پھر اس طرح کی جنگ کبھی انسانی جان و مال، شہری تباہی، فصلیں، صنعتیں تباہ نہ ہو، پھر کبھی اس طرح کی جنگ نہ ہو۔ اس لیے تیسری دنیا کے ممالک اقوام متحدہ میں اہم رول ادا کرنے لگے، اور جنگ جیسا ماحول کو ختم کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر ایک سرمایہ دار اور کمیونزم کو بیلنس کے ساتھ، اور کسی بھی ایک قطبی نظام، دو قطبی نظام کو ناپتے ہوئے تمام ملٹی پولارٹی سسٹم کے تحت جو ہے نا، اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ ایک امن، بھائی چارگی کے ساتھ، امن اور بھائی چارگی کے ذریعے تیسری دنیا کے ممالک جو
तमाम लोगों के लिए, तमाम ममालिक के लिए, सरमायादार और कम्युनिज्म ममालिक के लिए एक भाईचारगी के साथ एक दूसरे का इज्जत करते हुए जो है ना एक अहम रोल अक़वाम मुत्तहिदा में अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से UNO ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म का तनाज़े को रोकने में कामयाब हो रही है। और जो पहली जंग अज़ीम हुई और दूसरी जंग अज़ीम हुई, उस तरह के हालात से बचाने के लिए जो है ना एक दूसरे के साथ जो तनाज़े हैं उसको हल आपसी भाईचारगी के साथ हल करने में कामयाब होते हुए अहम रोल अदा कर रही है। और इस तरह से हम ये दूसरी जंग अज़ीम के असबाब, वजूहात और नताइज, असबाब या वजूहात या और नताइज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे दूसरा।